आज हम ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगा रहे हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं जो प्रकाश की कहानी बताते हैं, ऊर्जा से लेकर हमारी दृष्टि तक। ये एक तरह की लाइव क्लास जैसा होने वाला है जहां हम एक एक करके सभी विषयों को समझेंगे। तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, प्रकाश आखिर है क्या? हाँ, ये सबसे सही जगह है शुरू करने के लिए। हमारे स्रोत बताते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और ये ब्रह्मांड में सबसे तेज है, मतलब इससे तेज कुछ भी नहीं। वैक्यूम में इसकी स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है ना? जी। और उससे भी जरूरी इसका एक गुण है जो हमारे आज के पूरे सफर का आधार है, वो क्या? कि ये हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। हमेशा? हमेशा। और प्रकाश का सीधी रेखा में चलना ही उन सभी अद्भुत घटनाओं का आधार है जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे परछाई का बनना? बिल्कुल। परछाई इसीलिए बनती है क्योंकि प्रकाश आपके आर पार नहीं जा सकता और न ही वो मुड़कर आपके पीछे जा सकता। तो आपके पीछे एक अंधेरा इलाका बन जाता है। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा है, सबसे तेज है और सीधी रेखा में चलता है। अब जब ये सीधी रेखा में चलने वाला प्रकाश किसी सतह से टकराता है, तब क्या होता है? अच्छा सवाल है। यहीं पर प्रकाश का परावर्तन, या जिसे हम आम भाषा में रिफ्लेक्शन कहते हैं, वो सामने आता है। मतलब जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है। हाँ, और ये लौटना भी बहुत डिसिप्लिन्ड होता है। इसके दो बहुत सरल नियम हैं। 2 नियम, ठीक है। पहला कौन सा है? पहला ये कि आने वाली किरण मतलब आपतित किरण, और लौटने वाली किरण यानी परावर्तित किरण? और सतह पर जो 90 डिग्री की एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे अभिलंब कहते हैं, ये तीनों एक ही प्लेन में होती हैं। एक ही प्लेन में? मतलब अगर रोशनी सामने से आकर टेबल पर पड़े शीशे से टकराएगी तो वो ऊपर या नीचे नहीं जाएगी, बल्कि सामने ही किसी दिशा में लौटेगी। बिल्कुल सही पकड़ा। और दूसरा नियम और भी दिलचस्प है। बताइए। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। जिस एंगल पर किरण आती है, ठीक उसी एंगल पर वो वापस लौटती है। एकदम सटीक। और ये नियम हर तरह की परावर्तक सतह पर लागू होते हैं, चाहे वो एक शांत झील का पानी हो या हमारे घर का समतल दर्पण। समतल दर्पण की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। हाँ, और उसका आकार भी वस्तु के बराबर होता है। ये वही दर्पण है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम गोलीय दर्पणों को देखते हैं, मतलब जो सीधे नहीं होते। हाँ, क्योंकि वो प्रकाश को मोड़ सकते हैं और ये दो तरह के होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल मतलब कॉनकेव, चम्मच का अंदरूनी हिस्सा। सही। अवतल दर्पण प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, एक जगह इकट्ठा करता है। अच्छा, तभी टॉर्च या शेविंग मिरर में इसका इस्तेमाल होता है ताकि रोशनी एक जगह फोकस हो। बिल्कुल। और दूसरा है उत्तल यानी कॉन्वेक्स, चम्मच का पिछला हिस्सा। वो प्रकाश को फैलाता है। हाँ, वो फैलाता है, जैसा कि गाड़ियों के साइड मिरर में होता है। ताकि ज्यादा बड़ा एरिया दिखाई दे, है ना? जी। गाड़ियों में उत्तल दर्पण का उपयोग सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ये ड्राइवर को एक बहुत वाइड व्यू देता है जो एक समतल दर्पण से कभी संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रकाश सतह से टकराकर लौटता है, पर क्या होता है जो प्रकाश किसी चीज के आर पार जाता है, जैसे हवा से पानी में? तब होता है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, वो थोड़ा मुड़ जाता है। हाँ, और इसका सिर्फ एक ही कारण है। वो क्या है? माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। हवा में वो तेज चलता है, पानी में थोड़ा धीमा हो जाता है। अच्छा, तो स्पीड में बदलाव की वजह से वो मुड़ जाता है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए स्नेल का नियम और अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण है। ये अपवर्तनांक क्या बताता है? अपवर्तनांक बस एक संख्या है जो हमें बताती है कि किसी माध्यम में प्रकाश की गति वैक्यूम की तुलना में कितनी कम हो जाएगी। और स्नेल का नियम? स्नेल का नियम मतलब साइन आई साइन आर, इसी बदलाव को एक गणितीय रूप देता है। वो हमें सटीक एंगल बताता है। तो अपवर्तन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है लेंस। जी हाँ, लेंस तो हैं ही अपवर्तन के मास्टर। ये पारदर्शी माध्यम होते हैं जिनसे प्रकाश गुजरता है। और ये भी 2 प्रकार के हैं, उत्तल और अवतल। बिल्कुल, दर्पणों की तरह। उत्तल लेंस को अभिसारी या कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं ना? हाँ, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। जैसे वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो सूरज की रोशनी को एक पॉइंट पे लाके कागज जला सकता है। वही। और अवतल लेंस को अपसारी या डाइवर्जिंग कहते हैं। क्योंकि यह किरणों को फैला देता है। सही।
जैसे चश्मों में इस्तेमाल होने वाले कुछ लेंस। इन लेंसों से प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, ये जानने के लिए हमारे पास लेंस सूत्र है। हाँ, 1F = 1V 1U। ये सूत्र फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच का संबंध बताता है। और ये ऑप्टिकल उपकरणों को डिजाइन करने में बहुत उपयोगी है, सही कहा। बहुत ज्यादा। कैमरे से लेकर टेलीस्कोप तक सब कुछ इसी एक सूत्र पर आधारित है। तो इन सब सिद्धांतों का मतलब क्या है? मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी अपनी आंख। बिल्कुल। मानव नेत्र प्रकृति का सबसे शानदार कैमरा है। स्रोत के अनुसार हमारी आंख में एक उत्तल लेंस होता है। हाँ, एक कॉन्वेक्स लेंस जो प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है, जहां प्रतिबिंब बनता है। हमारी आंख की समंजन क्षमता तो अद्भुत है, मतलब वो अपनी फोकस दूरी बदल सकती है। हाँ, ताकि हम पास और दूर दोनों की चीजें साफ देख सकें। और सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। यह आकर्षक है कि कैसे हमारी आंख का लेंस मांसपेशियों की मदद से अपनी वक्रता को बदलकर फोकस को एडजस्ट करता है। ये एक बहुत ही उन्नत जैविक तंत्र है। लेकिन कभी-कभी ये फोकस बिगड़ जाता है, जिसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। हाँ, और इसके दो मुख्य प्रकार हैं। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, इसमें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। लेंस रोशनी को जरूरत से ज्यादा मोड़ देता है। और दूसरा है दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें पास की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं। क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। बिल्कुल। और इन दृष्टि दोषों को सुधारने के लिए हम उन्हीं लेंसों का उपयोग करते हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की। अच्छा, तो मायोपिया को ठीक करने के लिए मायोपिया में क्योंकि किरणें पहले ही फोकस हो रही हैं, तो उन्हें थोड़ा फैलाने की जरूरत है। तो हम एक अवतल मतलब कॉन्केव लेंस का उपयोग करेंगे। एकदम सही। वो प्रकाश किरणों को थोड़ा फैलाकर सही जगह फोकस कराता है। और दूरदृष्टि दोष के लिए फिर एक उत्तल लेंस का उपयोग होता होगा। हाँ, क्योंकि हाथ किरणों को थोड़ा और मोड़ने की जरूरत होती है ताकि वो रेटिना पर केंद्रित हों। एक और दोष है दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म। उसके लिए बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग होता है। वाह, मतलब प्रकाश के वही सरल नियम हमारी दृष्टि को संभव बनाते हैं और उसे ठीक भी करते हैं। प्रकाश का एक और जादुई गुण है वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन। हाँ, जब सफेद प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने 7 घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है इंद्रधनुष। तो क्या इसका मतलब है कि सफेद प्रकाश असल में सफेद नहीं है? नहीं है। ये घटना साबित करती है कि जिसे हम सफेद प्रकाश कहते हैं वो असल में कई रंगों का मिश्रण है। और हर रंग का अपवर्तन थोड़ा अलग कोण पर होता है इसी वजह से? जी, हर रंग की वेवलेंथ अलग होती है, इसलिए हर रंग थोड़ा अलग एंगल पर मुड़ता है और वो सारे रंग अलग अलग हो जाते हैं। तो चलिए इन सभी मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहराते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलने वाली ऊर्जा है। सही। दर्पण प्रकाश को परावर्तित करते हैं और लेंस अपवर्तित करते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश को केंद्रित करता है और अवतल लेंस फैलाता है। बिल्कुल। और मानव नेत्र इन्हीं सिद्धांतों का उपयोग करके रेटिना पर छवि बनाता है। और हमारा दिमाग उस छवि को सीधा करके हमें दिखाता है। ये वाकई प्रकाश की ऊर्जा से लेकर हमारी दृष्टि तक का एक शानदार सफर था। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है। बताइए। इन स्रोतों ने हमें उस प्रकाश के बारे में बताया जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश के कई रूप हैं, जैसे इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट, जो हमारी आंखों के लिए अदृश्य हैं। ये सोचने वाली बात है कि अगर हम इन अदृश्य रंगों को देख पाते तो ये दुनिया हमें कैसी दिखती। क्या बात है। और हम अपने ब्रह्मांड के बारे में और क्या-क्या समझ पाते। आज हम ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगा रहे हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत है जो प्रकाश के